जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग ये जो दृष्टि आईएएस का क्विक बुक स्टडी चला रहे थे लोग, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 9 लेसन तक कवर कर चुके हैं लोग। और आज की वीडियो में 10वां लेसन कवर किया जाएगा। कौन सा लेसन? 10वां लेसन। और इस लेसन का नाम क्या है? गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल। छठी शताब्दी के मध्य तक लगभग गुप्त साम्राज्य जो था वह विखंडित हो गया। इसके पश्चात ये सामंतवाद नामक कई प्रवृत्ति के साथ विकेंद्रीकरण एवं क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया, लेकिन जो संपूर्ण भारत था उसको एक सूत्र में बांधा नहीं जा सका। राजनीति के व्यवस्था की यह प्रवृत्ति तुर्क शासन की स्थापना तक जारी रही। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन जिन नए वंशों का उदय हुआ उनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य विखंडित हो गया, उसके बाद ये कोई भी ऐसे राजवंश नहीं थे जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध सके। उसके बाद यानी कि जो भी गुप्त साम्राज्य के बाद है वे सब सामंत थे, वाद थे उन्हीं के, जिनमें है मैत्रक वंश यह कहाँ पे फला फूला? तो यह वल्लभी में था। और इसके प्रमुख राजा की बात की जाए तो भट्टारक थे। इसके प्रमुख राजा में कौन कौन से? तो भट्टारक, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, धरनपट्टे, गुसेन, शिलादित्य प्रथम। और इनकी उपलब्धि यानी कि मैत्रक के राजवंश की उपलब्धि की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर सबसे लंबे समय तक के शासन किया। यानी कि मैत्रक वंश ने गुप्तोत्तर काल के नवोदित राज्यों पर यानी कि इन सारे राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद है मौखरी। यह कन्नौज में उत्पन्न हुआ। मौखरी राजवंश से कहाँ था? तो यह कन्नौज में था। और इसके प्रमुख शासक की बात की जाए तो हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा। इन्होंने हुंडों को पराजित कर पूर्वी भारत को उनके आक्रमण से बचाया। पुष्यभूति ये कहाँ पे थे? पुष्यभूति राजवंश से, तो यह थानेश्वर में था। थानेश्वर। और इसके प्रमुख राजा की बात की जाए, शासक की बात की जाए तो पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पुष्यभूति वंश था उसमें सबसे प्रमुख राजा हर्षवर्धन का ही नाम आता है। विशाल राज्य स्थापित किया। यानी कि पुष्यभूति राजवंश ने विशाल राज्य स्थापित किया। परवर्ती गुप्त ये मगध में थे। परवर्ती गुप्त कहाँ पे शासन करते थे? तो मगध में। इनके प्रमुख शासक में महासेन गुप्त, देवगुप्त, आदित्य सेन। मौखरियों से राजनीति की प्रतिद्वंद्विता रही। चंद्र यानी कि गौड़ वंश यह बंगाल में थे। और इसके प्रमुख शासक शशांक था। थानेश्वर एवं कनौज शासकों से इनकी शत्रुता रही। यानी कि जो चंद्र या गौड़ राजवंश के शासक है, इनकी थानेश्वर एवं कनौज शासकों के साथ इनकी शत्रुता यानी कि दुश्मनी रही थी। ईशान वर्मा, हरहा पाषाण अभिलेख यानी कि किससे संबंधित है? नोट पॉइंट दिया गया है कि ईशान वर्मा जो है शासक है, इनका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, हरहा पाषाण अभिलेख। उसी तरह जीवित गुप्ता तृतीय देव वर्णाक अभिलेख से संबंधित है इनका नाम। उसके बाद है ईश्वर वर्मन का संबंध की बात की जाए तो जौनपुर प्रस्तर अभिलेख इनसे संबंधित है। उसके बाद है थानेश्वर का पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश। जो पुष्यभूति वंश है इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। पुष्यभूति वंश को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था इस वंश का संस्थापक? तो पुष्यभूति था। इस वंश को वैसे जाति से संबंधित माना जाता है। ये गुप्तों के सामंत थे। ये किसके सामंत थे? तो ये गुप्तों के सामंत थे। किंतु हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इस वंश में कौन थे? नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। कौन कौन से शासक हुए? तो नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? तो दो पुत्र थे। पहला राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन तथा एक पुत्र भी थी राजश्री। राज्यश्री का विवाह कनौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ। गौड़ शासक शशांक, यह जो शशांक है यह गौड़ शासक था। गौड़ शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। यानी कि जो शशांक का युद्ध हुआ राज्यवर्धन के साथ यानी कि हर्षवर्धन के भाई के साथ, और उसके बाद जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई तो हर्षवर्धन शासक बना।
वेनसांग का विवरण हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया। यह जो लाइन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्षवर्धन सॉरी जो वेनसांग था, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ ह्यूएन में भी ह है और हर्षवर्धन में भी ह है। यह किससे संबंधित है, तो यह हर्षवर्धन से संबंधित है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। भारत में लंबे अरसे तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह नालंदा यानी कि बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत में बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से आया था। उसने अपना ग्रंथ सी युकी के नाम से लिखा, यानी कि वेनसांग का ग्रंथ की बात की जाए, ग्रंथ इसका कौन सा था, तो सी युकी नामक इसका ग्रंथ था। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है और वर्तमान यानी कि वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो वेनसांग को कहा जाता है। वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज चार वर्णों में विभक्त था। वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों में, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च थे। जिसमें कौन सर्वोच्च था, तो ब्राह्मण सर्वोच्च थे। उसने शूद्रों को किसान कहा। उसने शूद्रों को क्या कहा था, तो किसान कहा था। उसके अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे। क्या पहनते थे, कुंडल पहनते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हर्षवर्धन। इसमें यानी कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं लोग, और हर्षवर्धन के शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो वेनसांग था वह हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित करता है, तो शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, यानी कि जो हर्षवर्धन शासक था उसका जो साम्राज्य था वह किस संगठन पर आधारित था, तो सामंती संगठन पर आधारित था। जो हर्ष की उपाधि यानी कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, शकलोत्रा शकला शकलोत्रा पथेश्वर, चक्रवर्ती सार्वभौम, परम माहेश्वर आदि से स्पष्ट हो जाता है। गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिसे राजनीतिक विकेंद्रीकरण के युग का प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। हर्ष का राज्य विस्तार यानी कि हर्षवर्धन का राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं लोग कि हर्ष ने शशांक यानी कि जो शशांक था यह गौड़ शासक था। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तर भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। वेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों उत्तरी भारत के कितने राज्य, तो उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया। संभवतः ये पांच राज्य कौन कौन से थे, तो पंजाब था, कन्नौज था, गौड़ या बंगाल था, मिथिला और उड़ीसा। वर्तमान में यह उड़ीसा नाम कर दिया गया है, उड़ीसा थे। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। यानी कि अगर बात किया जाए कि हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह किस शासक के साथ हुआ था, तो ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और वह कहाँ का शासक था, तो वल्लभी का शासक था। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। किसे नदी के तट पर युद्ध हुआ था, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। एहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। यानी कि जो पुलकेशिन द्वितीय था यह किस वंश का प्रतापी शासक था, तो यह चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां के भगवान बुद्ध का दांत कनौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। यानी कि हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहां के जो भगवान बुद्ध के दांत के कनौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर
चोल और कांची कांची की विजय के, यानी कि इन 3 राज्यों का विजय किया। कुंतल, चोल और कांची के विजय के। हर्ष के साम्राज्य में प्रायः संपूर्ण भारत सम्मिलित था। यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था। यानी कि हर्षवर्धन की साम्राज्य जो था वह संपूर्ण भारत में सम्मिलित था। कहाँ पे? संपूर्ण भारत में सम्मिलित था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक यह शासन किया। यह कब तक शासन किया था? तो 647 ईस्वी तक यह शासन किया था, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई तथा कनौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। किसने कनौज पर अधिकार कर लिया? तो अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया इसकी मृत्यु के बाद। हर्षकालीन प्रशासन हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करते हैं लोग। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी बाणभट्टे द्वारा रचित हर्ष चरित और चीनी यात्री वेनसांग के संस्मरण द्वारा मिलती है। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति, राष्ट्र में विभाजित था। भुक्ति का तात्पर्य प्रांत से था। जो भुक्ति थे ये इनका तात्पर्य किससे था? तो प्रांत था। विषय जिले के समान था। जो विषय था वह जिला के समान होता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे। यह अभी तक के एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जितने साम्राज्य यानी जितने वंश पढ़े हैं लोग, उसमें अधिकतर यही बताया गया है कि जो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी वह ग्राम होती थी। क्या होती थी? शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। वेनसांग ने हर्ष की सेना को चतुरंगनी कहता है। क्या कहता है? चतुरंगनी कहता है, जिसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री को सचिव या आमते कहा जाता था। भंडी जो थे, भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। अवंती विदेश सचिव था। जो अवंती था वह विदेश सचिव था, जिसकी संज्ञा महासंधि विग्रहक थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। कुंतल कौन था? तो यह अश्वरोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान था। राज्य संभवतः वायसराय या गवर्नर होता था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। यानी कि जो न्याय व्यवस्था थी उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सम्राट। वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। यानी कि राज्य में कोई भी अपराध करता था तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी किया गया था। इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। यानी कि इस काल में राज्य को सर्वाधिक आय कहाँ से होती थी? तो भूमि से होती थी। भोगी के कर वसूलने वाला तथा पुष्टपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी था। उपज का छठा भाग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। तो उपज का जो छठा भाग होता था वह राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री वेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय दिया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन था कि यह जो हर्षवर्धन था यह बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानता था? तो महायान शाखा को यह मानता था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्ष ने कनौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यह भी कुंभ मेला लगता है प्रयागराज में, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। हर्षकालीन साहित्य। नेक्स्ट टॉपिक है हर्षकालीन साहित्य। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं।
तो इसके दरबार में आपका बाणभट्ट रहते थे और मयूर रहते थे। तो बाणभट्ट की रचना की बात किया जाए तो इनकी रचना हर्षचरित है और ये कादम्बरी है, और ये दोनों रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि हर्षचरित किसकी रचना है और कादम्बरी किसकी रचना है, तो ये दोनों रचना बाणभट्ट की है। मयूर की रचना की बात की जाए तो इनकी रचना सूर्य शतक है, और हर्षवर्धन भी अपनी रचना किया था। हर्षवर्धन ने स्वयं तीन नाटकों कौन-कौन सा था, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदे, नागानंद की रचना की। तीनों इन नाटकों की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। हालाँकि इन रचनाओं को धावक नामक एक कवि को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजे अथवा महासामंत कहे जाते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। ग्राम में शासन की सबसे छोटी इकाई थी। जो ग्राम होती थी वह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम में शासन का प्रधान, जो ग्राम शासन था उसका प्रधान कौन होता था, तो ग्रामा छपटली के कहा जाता था। ग्राम प्रशासन के प्रधान को क्या कहा जाता था, तो ग्रामा छपटली के कहा जाता था। हर चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्य यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर से चरित में सिंचाई के साधन के रूप में क्या मिलता है, तो आपका तुल्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था, यानी कि कश्मीर में इसका शासन नहीं था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष है। ये भी जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों, कौन-कौन सी शक्तियाँ थी? यह शक्ति यानी कि इन राजाओं के बारे में पूछता है या इन राजवंशों के बारे में पूछता है। तो इनमें कौन-कौन थे? तो पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला था? तो लगभग 200 वर्षों तक के चला था। बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है आप, यानी कि 3 नाम दे देगा और सजाने के लिए देता है या पूछ देता है इनमें से कौन नहीं था। कन्नौज पर स्वामित्व के लिए संघर्ष का आरंभ पाल शासक धर्मपाल ने किया था। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। यह संघर्ष अनेक चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण में पाल शासक धर्मपाल, प्रतिहार शासक वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक दुरु सम्मिलित हुए। यानी कि प्रथम चरण में कौन कौन से शासक सम्मिलित हुए थे, तो पाल वंश की तरफ से धर्मपाल, प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव सम्मिलित हुए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके फलस्वरूप जो कन्नौज पर अंतिम रूप से किसने अधिकार अपना स्थापित कर लिया, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि बंगाल का पाल वंश। अब हम लोग पाल वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कौन सा वंश है? पाल वंश। वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में चार राज्य पुंड्रवर्धन, कर्ण, स्वर्ण, समतट, ताम्रलिप्ति, ये 4 राज्य थे। पाल शासकों के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार तथा कन्नौज तथा उनका शासन खाड़ी से लेकर दिल्ली तक तथा जालंधर से लेकर विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। प्रमुख शासक यानी कि पाल वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए थे, तो सबसे पहला है गोपाल के शासनकाल की बात की जाए तो यह 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक यह शासन किया था। 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति एवं अव्यवस्था फैली हुई थी। बताया जाता है कि बंगाल में फैली अशांति को दबाने के लिए कुछ प्रमुख लोगों ने गोपाल को राजा बनाया। किसे राजा बनाया? तो गोपाल को। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। उसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण भी करवाया था। जो पाल वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 750 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अगला शासक बनता है धर्मपाल। और धर्मपाल के शासनकाल की बात की जाए तो जो धर्मपाल था यह 770 से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया था।
770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल धर्मपाल 770 में सिंहासन पर बैठा। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल ने कनौज के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में उलझा रहा, यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें उलझा रहा। उसने कनौज के शासक इंदिरा युद्ध को परास्त कर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कनौज की गद्दी पर बैठाया। धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाने के बाद भव्य दरबार का आयोजन किया। गुजराती कवि सोड्डल ने उसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो धर्मपाल है इसे गुजराती कवि जो सोड्डल ने उसे कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था या संबोधित किया था, तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से धर्मपाल को संबोधित किया था। धर्मपाल के लेखों में उसे क्या कहा गया है, तो उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल के लेखों में उसे क्या कहा गया है, तो उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो बौद्ध धर्मपाल था ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए थे। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो अभी वर्तमान में भागलपुर बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पे है, तो वर्तमान में भागलपुर बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है की स्थापना की थी। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला शासक बनता है देवपाल की अगर शासन की बात की जाए तो यह 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक यह शासन किया था। धर्मपाल के बाद देवपाल यानी कि धर्मपाल का यह पुत्र था, गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता के अनुसार विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया तथा मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। किसे अपनी राजधानी बनाया, तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। देवपाल के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अरब यात्री सुलेमान था वह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वह देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल के पश्चात कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रह गया। देवपाल के बाद बिगरापाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय शासक हुए। पाल शासक महिपाल प्रथम के समय पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। वह बौद्ध धर्म का संरक्षक था। लोकेश्वर शतक के रचयिता व्रजदत्त को उसने संरक्षण दिया। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है, तो व्रजदत्त है। नोट पॉइंट है कि शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। जो शैलेंद्र शासक था वह कौन था, तो यह बौद्ध था। उन्होंने अपनी कई दूते पाल दरबार में भेजे और पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने पाल राजा देवपाल से इस विहार के खर्च के लिए 5 गांव की आमदनी देने का अनुरोध किया। यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद अगला शासक होता है महिपाल प्रथम की शासनकाल की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 978 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक रहा था। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक के माना जाता है। उसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक को पराजित किया। उसने बौद्ध भिक्षु कौन था, तो अतीसा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। महिपाल के बाद ये शासक बनता है रामपाल का अगर शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1075 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक रहा था। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक रामपाल को माना जाता है। पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, तो रामपाल को माना जाता है। उसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, जिसका उल्लेख संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामचरित पुस्तक में मिलता है। जो यह रामचरित पुस्तक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या किसके द्वारा रचित गई है, तो संध्याकर नंदी के द्वारा रची गई है। रामपाल के बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय तथा मदनपाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। रामपाल के निधन के बाद गढ़वालों ने बिहार में शाह बांधा।
कहाँ पे? तो आपका शाहबादा और गया तक के राज्य विस्तार किया था। संभवतः 1120 ईस्वी तक के शासन करता रहा। नेक्स्ट टॉपिक है कि पालकालीन संस्कृति यानी कि पाल वंश के समय वहाँ की संस्कृति कैसी थी? तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उस काल में यानी कि पाल काल में संत रक्षित, कमलशील और दीपंकर नामक विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की। पाल कलाकारों को कांस्य मूर्तियां बनाने में महारत हासिल थी। बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों के प्रभाव से पाल शासनकाल में मूर्ति कला का विकास हुआ। मूर्ति कला का विकास हुआ। इस कला के प्रमुख केंद्र थे। तो कहाँ कहाँ प्रमुख केंद्र था? तो ये पहला नालंदा में था, बोधगया में था और कुर्कीहार में था। संस्कृत के अतिरिक्त बांग्ला लिपि एवं भाषा तथा जनभाषा की प्रगति पालों के अधीन हुई। हिंदू महाकाव्य दायभाग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह कौन सा भाग यानी कि यह कौन सा काव्य है? तो यह हिंदू महाकाव्य है दायभाग। हिंदू काव्य दायभाग के जन्मदाता जीमूत वाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त था। बंगाल का सेन वंश अब है अगला टॉपिक की बंगाल का सेन वंश। इसमें कौन कौन से शासक हुए और यह कब तक रहा था? पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल के शासन की बागडोर सेन राजवंश के हाथों में आ गई। सेन वंश की स्थापना सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सामंत सेन के द्वारा की गई थी। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड़ नामक स्थान पर की। अतः बंगाल में जो सेन वंश के स्थापना हुआ था उसके प्रमुख शासकों को देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहले शासक आते हैं विजय सेन की शासनकाल की बात की जाए तो आपका 1095 ईस्वी से लेकर 1198 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जो विजय सेन थे ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। वह सेन वंश का प्रथम महान शासक था। देवपाड़ा प्रशस्ति कवि धोबी द्वारा रचित। यह जो प्रशस्ति लिखा गया है या रचित की गई है तो किसके द्वारा रचा गया है? तो धोबी के द्वारा यानी कि कवि धोबी के द्वारा। देवपाड़ा प्रशस्ति में विजय सेन की यशस्वी विजयों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसने नब्य या नान्य एवं वीर इसका मतलब यानी कि क्या हो गया? नेपाल एवं मिथिला, यानी कि नेपाल एवं मिथिला का ये पुराना नाम है नब्य या नान्य एवं वीर, यानी कि वीर का यानी कि मिथिला का पुराना नाम वीर है और नेपाल का पुराना नाम क्या है? तो नब्य या नान्य को पराजित किया। विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक दो राजधानियों की स्थापना की। जो विजय सेन थे इसने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक दो राजधानियों की स्थापना की। उसकी उपलब्धियों से प्रभावित होकर श्रीहर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की। विजय प्रशस्ति काव्य की रचना किस कवि के द्वारा की गई है? तो श्रीहर्ष के द्वारा की गई है। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। जो विजय सेन था यह किस धर्म को मानता था? तो यह शैव धर्म को मानता था, जिसकी पुष्टि उसकी अरिराज वृष से भशंकर की उपाधि से स्पष्ट होती है। उसकी अन्य उपाधियां परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज थे। उसके बाद ये अगला शासक होता है बल्लाल सेन की शासनकाल 1158 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। बल्लाल सेन विजय सेन का उत्तराधिकारी था। लघु भारत एवं बल्लाल चरित ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि बल्लाल का अधिकार मिथिला और उत्तरी बिहार पर था। इसके अतिरिक्त राधा, वारेंद्र, बागड़ी एवं बल्लाल सेन के अन्य 4 प्रांत थे। यानी कि इसके अलावा जो मिथिलांचल और उत्तरी बिहार पर इसका जो अधिकार था उसके अलावा भी इसके पास 4 प्रांत थे। तो कौन कौन था? तो ये राधा प्रांत था और वारेंद्र और वागड़ी और बंगाल, ये बल्लाल सेन के क्या थे? तो अन्य 4 प्रांत थे। बल्लाल सेन स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था। उसने दान सागर ग्रंथ की रचना की थी तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया था, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाया। यह जो पुस्तक है यानी कि जो ग्रंथ है ये भी इंपॉर्टेंट है कि दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना बल्लाल सेन के द्वारा की गई थी। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। किसे? तो बल्लाल सेन को। बल्लाल सेन
बल्लाल सेन ने गौडेश्वर गौडेश्वर परम परम माहेश्वर परम माहेश्वर नी शंक शंकर परम भट्टारक महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। उसने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ले लिया था। गौडेश्वर गौडेश्वर तथा नी शंक शंकर की उपाधि से उसके सैव मतावलंबी होने का आभास होता है। किस उपाधि से जो बल्लाल सिंह था वह सैव मतावलंबी था, यह प्रमाण मिलता है, यह आभास होता है। तो गौडेश्वर की जो उपाधि प्राप्त किया था और निशंक शंकर की जो उपाधि प्राप्त किया था। उसके बाद ही अगला शासक होता है लक्ष्मण सेन, जिसका शासनकाल 1179 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक रहा था। बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन लगभग 1179 में गद्दी पर बैठा। उसका शासन संपूर्ण बंगाल पर था। उसने बंगाल की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती यानी कि लखनौती की स्थापना की। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लक्ष्मण सेन था वह गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा उसकी राजधानी लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया गया। इससे घटना का वर्णन मिनहाज ने तबकात नासिरी में किया है। यह जो तबकात नासिरी पुस्तक है यह किसके द्वारा रचा गया है? तो मिनहाज के द्वारा रचा गया है। लक्ष्मण सेन स्वयं एक विद्वान था। उसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूरा किया। अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं लोग कि जो बल्लाल सेन था वह 2 पुस्तकों की रचना किया था, जिसमें से एक अद्भुत सागर था और इसका जो रचना था वो पूरा नहीं कर पाया था। तो उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? लक्ष्मण सेन के द्वारा इसकी रचना पूरा की गई थी। श्रीधर उसका दरबारी कवि था। श्रीधर किसका दरबारी कवि था? तो लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन है? तो धोई। ब्राह्मण ने सर्वस्व के रचयिता हालायु थे आदि निवास से करते थे। हालायुद्ध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। हालायुद्ध जो था वह लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश यानी कि प्रधान न्यायाधीश भी था और मुख्यमंत्री भी था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। लेखों में लक्ष्मण सेन को परम भागवत की उपाधि प्रदान की गई है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मण संवत जो था वह किसके द्वारा प्रचलित किया गया था या प्रचलन में लाया गया था? तो लक्ष्मण सेन के द्वारा। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कश्मीर के राजवंश। अब हम लोग ये कश्मीर पे कौन कौन से राजवंशों का शासन रहा था अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं लोग। तो कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में हमें कलहन की राज तरंगनी से जानकारी मिलती है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक के वंश इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला कारकोट या कारकेट वंश आता है। उसके बाद उत्पल वंश आता है। उसके बाद लोहार वंश आता है। कुछ राज्य तरंगनी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं लोग। राज्य तरंगनी के बारे में तो ऐतिहासिक रचनाओं में कलहन द्वारा रचित राज्य तरंगनी का अपना विशेष महत्व है। यह संस्कृत साहित्य या किस भाषा में? तो यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का कर्मानुसार वर्णन है। कलहन की राज तरंगनी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कलहन की राज तरंगनी है, राज तरंगनी में कुल 8 तरंग तथा लगभग 8000 श्लोक हैं। कलहन की जो यह पुस्तक है राज तरंगनी, उसमें कितने तरंग है? तो 8 तरंग है और इसमें श्लोक कितने हैं? तो लगभग 8000 श्लोक है। पहले के 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर छठे तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। चौथे से छठे तरंग में किसका उल्लेख मिलता है? तो कारकोट एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। सातवें एवं आठवें तरंग में लोहार वंश का इतिहास से उल्लेखित है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहन ने इसमें पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण दोषों का वर्णन किया है। यही कारण है कि
अधिकांश इतिहास लेखकों ने इसके साक्ष्यों के आधार पर लेखन कार्य किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, यानी कि सबसे पहला इसमें कौन सा वंश था, तो कारकोट। कारकोट एक वंश था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। वेनसांग यानी कि इसका अन्य नाम भी युआन चांग है। ये जो युआन चांग नाम है यह चीनी पुस्तकों में मिलता है। तो वेनसांग उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था, यानी कि जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आया था, और यह जो आपका दुर्लभ वर्धन है इसके शासनकाल में भी भारत की यात्रा किया था। अगर बात किया जाए कि कारकोट वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया है, और किस शताब्दी में किया गया है, तो 7वीं शताब्दी में किया गया है। दुर्लभ वर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभ का इसका शासनकाल 632 से लेकर 682 ईस्वी तक, यानी कि अगला शासक हुआ। दुर्लभ का दुर्लभ का के बाद ये चंद्रापीड़ राजा हुआ, जो एक न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात तारापीड़ शासक हुआ। कल्हण ने उसे क्रूर तथा निर्दयी बताया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, यानी कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जिसका शासनकाल 724 ईस्वी से लेकर 760 ईस्वी तक के रहा था। उसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी कि ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर कश्मीर की स्थापत्य तथा तक्षण कला का सुंदर उदाहरण है। मुक्तापीड़ की सबसे उल्लेखनीय सफलता कनौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था। कारकोट वंश का अंतिम शासक के कौन था, तो जयापीड़ था। 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही कारकोट वंश के शासन की समाप्ति हो गई। नेक्स्ट वंश है उत्पल वंश। नेक्स्ट वंश का नाम क्या है, उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ। कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, और अवंती वर्मन की शासनकाल की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 855 ईस्वी से लेकर 883 ईस्वी तक रहा था। उसने अवंती वर्मन नामक नगर की भी स्थापना की। उसके अभियंता सुए ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अगर बात की जाए उत्पल वंश के बारे में, तो उत्पल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा की गई थी। और अवंती वर्मन जो था उसने एक अवंती वर्मन नामक नगर की भी स्थापना की थी। और जो अवंती वर्मन का अभियंता था, इंजीनियर था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम सुय था, ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बार बार बनता है। अगर ये क्वेश्चन किसी वर्ड से टॉप हो जाता है तो उससे मैं यही क्वेश्चन बनता है कि जो रानी दिद्दा थी ये किस वंश से संबंधित थी, कि इनका संबंध उत्पल वंश से था। 1003 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राजे शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। कश्मीर में लोहार वंश की नींव किस शासक के द्वारा रखा गया था, तो संग्राम राज के द्वारा रखा गया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 1003 में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। कश्मीर में लोहार वंश की नींव किसे शासक के द्वारा रखी गई थी, तो संग्राम राज के द्वारा रखी गई थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो रानी दिद्दा है, अगर ये किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन टफ बनता है तो वहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि जो रानी दिद्दा थी, रानी दिद्दा का संबंध किससे वंश से था, तो इनका संबंध उत्पल वंश से था। किस वंश से था, उत्पल वंश से इनका संबंध हो जाएगा। उसके बाद है लोहार वंश के बारे में अध्ययन करते हैं लोग। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक संग्राम राज था। कौन था, संग्राम राज था। संग्राम राज का जो शासन काल रहा था वह 1003 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक, यानी कि 1003 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक रहा था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी। लोहार वंश का शासक के हर्ष से विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जो कल्हण थे ये हर्ष के क्या थे, तो आश्रित कवि थे।
हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो हर्ष को कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्सल एवं सुशल नामक के भाइयों ने विद्रोह कर दिया। किसके द्वारा इसके शासनकाल में विद्रोह किया गया था? तो उत्सल एवं सुशल नामक के भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष एवं उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। कल्हण राजतरंगिणी का लेखक तथा हर्ष का आश्रित कवि था। उसने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में की थी। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजतरंगिणी की रचना हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी और किस वंश के समय हुई थी? तो जो राजतरंगिणी की रचना हुई थी लोहार वंश के समय में हुई थी और ये लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के शासनकाल में हुई थी, यानी कि उसी के समय में किए गए थे। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था, जिसका शासनकाल 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक रहा था। उसने अपने शासनकाल में यौनों को परास्त किया। कल्हण की राजतरंगिणी का अभिप्राय जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया। 1339 में कश्मीर जो था वह किसके कब्जे में आ गया? तो तुर्कों के कब्जे में आ गया। कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैनुल आबिदीन था, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। उसके बाद ही अगला राजवंश है राजपूत राजवंश। अगला राजवंश का नाम क्या है? राजपूत राजवंश। उत्तर भारत में छठी शताब्दी के पश्चात अधिकांश राजवंश राजपूत थे। इसलिए आधुनिक ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। कब से कब तक के काल को राजपूत काल माना जाता है? तो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं, तो कुछ अन्य इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं। कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत जो है चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। जो पृथ्वीराज रासो पुस्तक है यह इसके रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं। इस काल के राजपूत वंशों में गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, गढ़वाल आदि प्रमुख थे। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में उन्हें श्री राम के अनुज यानी कि लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। यानी कि यहाँ पे आपका जो प्रतिहारों के अभिलेख हैं उनमें उन्हें क्या बताया गया है? किसका वंशज बताया गया है? तो श्री राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण थे उनका वंशज बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अभिलेख में गुर्जर जाति का प्रथम बार उल्लेख हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र था। परंतु प्रथम वास्तविक के महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहारों का राज्य उत्तर भारत के व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। यह गंगा यमुना दोआब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। प्रमुख शासक में सबसे पहले आते हैं आपका नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर 756 ईस्वी तक रहा था। नागभट्ट ने अरबों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। लोहा लेने का मतलब यहाँ पे हुआ कि अरबों से वह युद्ध किया था। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मिलेच्छो अरबों का नाशक बताया गया है। मिलेच्छो का मतलब क्या होता है? अरबों का नाशक बताया गया है। उसके बाद अगला शासक है वत्सराज का जो शासनकाल रहा था 775 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। यानी कि सिर्फ 5 वर्ष ही यह शासन कर सके थे। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक था जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। उसने
त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल धर्मपाल को पराजित किया। किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। यानी कि यह जो था वत्सराज, इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया और उसके बाद राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय जिसका शासनकाल 800 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक रहा था, गद्दी पर बैठा। उसने कनौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। यानी कि जो यह नागभट्ट द्वितीय था, यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद अगला शासक ये बनता है मिहिर भोज प्रथम जिसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक रहा था। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कलहन तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से भी हमें उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। मिहिर भोज को अपने समय की दो प्रबल शक्तियां पाल नरेश देवपाल तथा राष्ट्रकूट नरेश से ध्रुव से पराजित होना पड़ा। यानी कि जो मिहिर भोज था, यह दो राजाओं से पराजित हुआ था। पहला पाल शासक जो थे देवपाल, उससे भी पराजित हुआ था, और जो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थे, इससे भी यह पराजित हुआ था। उसने अपनी राजधानी कनौज बनाई। उसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो कनौज बनाए थे। यह विष्णु भक्त था। यह किस भगवान को मानता था, तो विष्णु भगवान को मानता था। उसने विष्णु के सम्मान में आदिवरा एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण की। मीर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। उसके बाद ये अगला शासक ये होता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल 885 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक रहा था। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्रपाल प्रथम ने शासन किया। उसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया, किंतु उसे कश्मीरी शासक से युद्ध में पराजित होना पड़ा। महेंद्रपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे, जो उसके गुरु थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, इनकी यह जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्य साल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश तथा हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये महिपाल प्रथम का अध्ययन करेंगे लोग, और इसके वीडियो में इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग महिपाल प्रथम के बारे में। महिपाल प्रथम का अगर शासनकाल की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 912 ईस्वी से लेकर 944 ईस्वी तक के महिपाल प्रथम का शासन रहा था। महिपाल एक कुशल एवं प्रतापी शासक था। यह किस तरह का शासक था, तो यह कुशल एवं प्रतापी शासक था। उसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अल मसूदी था वह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था या भारत आया था, तो वह महिपाल प्रथम के शासनकाल में। यानी कि उसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी जो 915 से लेकर 916 ईस्वी तक रहा था, गुजरात आया। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अल मसूदी जो था यह गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहकर पुकारता था, जो संभवतः आदि वराह का अशुद्ध उच्चारण है। यह जो पुकारता था यह किसका अशुद्ध उच्चारण है, तो आदि वराह का अशुद्ध उच्चारण है। महिपाल का जो शासनकाल रहा था वह शांति एवं समृद्धि का काल रहा। राजशेखर उसे आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण राजपूत राज्य एवं वंश, यानी कि किस राज्य पे किस राजपूत वंश का शासन रहा था। तो अजमेर पे बात की जाए तो अजमेर पे किस वंश का शासन रहा था, तो चौहान वंशों का शासन रहा था। दिल्ली पे तोमर वंश का शासन था। जजाक भुक्ति या बुंदेलखंड पे चंदेल वंशों का शासन था। और त्रिपुरी पे कलचुरी वंश का शासन था। कनौज पे गढ़वाल वंशों का शासन था। और गुजरात पे चालुक्य या सोलंकी, इसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है चालुक्यों को। तो गुजरात पे किनका शासन रहा था, तो चालुक्यों का शासन रहा था। और मालवा पे परमार वंश का शासन रहा था। राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम तथा महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। किन्हें, जो राजशेखर थे, इन्हें किनके द्वारा, यानी कि किस राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, तो महेंद्रपाल प्रथम ने भी इन्हें संरक्षण दिया था और महिपाल ने भी इन्हें संरक्षण दिया था।
महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय तथा विजयपाल जैसे कमजोर शासक हुए। अतः उनके समय में प्रतिहार साम्राज्य के टूटने की गति और तेज हो गई। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को पराजित किया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय था वह कब प्रतिहार राजा को पराजित किया था, तो 963 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक के राज्यपाल को पराजित किया। राज्यपाल को महमूद गजनवी ने कब पराजित किया था, तो 1018 या 1018 ईस्वी में। राज्यपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल भी 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से पराजित हुआ। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल था। गढ़वालों ने कनौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया गया। उसके बाद ये अगर नेक्स्ट वंश की बात की जाए तो कनौज का जो गढ़वाल वंश था उसके बारे में अब अध्ययन करते हैं लोग। जो कनौज का गढ़वाल वंश था, गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन्य प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने कनौज में गढ़वाल वंश की स्थापना की। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चंद्रदेव के द्वारा की गई थी। और किस स्थान पे की गई थी, तो कनौज में की गई थी। दिल्ली के तोमरों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी कि चंद्रदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसमें प्रमुख जो शासक थे उनके बारे में रिवीजन करते हैं लोग। तो प्रमुख शासक यानी कि सबसे अगर सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र था, जिसका शासनकाल 1114 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक रहा था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1114 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक गोविंद चंद्र का शासन रहा था। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर कहां से कहां तक, तो आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कनौज के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किया। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। जो लक्ष्मीधर था यह गोविंद चंद्र जो राजा था उसका शांति एवं युद्ध मंत्री था। वह भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। यानी कि जो लक्ष्मीधर था यह भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक एक ग्रंथ की रचना की। कृत्य कल्पतरु की जो ग्रंथ थी इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो लक्ष्मीधर के द्वारा की गई थी। जिससे तत्कालीन राजनीति समाज एवं संस्कृति पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद ही नेक्स्ट शासक है जयचंद की शासनकाल की बात की जाए तो 1170 ईस्वी से लेकर 1194 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जयचंद था। यानी कि गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक की बात की जाए कौन था, तो जयचंद था। भारतीय लोक साहित्य तथा कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से विख्यात है। 1194, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1194 में चंदावर के युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बनता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में। और चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हो गया था, तो जयचंद पराजित हो गया था। किससे? मोहम्मद गौरी से, तथा मारा गया। पूर्व की ओर विस्तार के प्रयास में जयचंद को बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित होना पड़ा था। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नैषेध चरित एवं खंडे खाद्य की रचना की। अपनी विजय के उपलक्ष्य में उसने राजस्व यज्ञ भी किया था। कालांतर में इल्तुतमिश ने कनौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन को समाप्त कर दिया गया। शाकंभरी का चौहान वंश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शाकंभरी का चौहान वंश। 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी यानी कि सांभर एवं अजमेर के निकट के चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। इससे वंश के प्रारंभिक इतिहास तथा वंशावली का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय के हर से प्रशस्त्र अभिलेख तथा सोमेश्वर के समय बिजौलिया प्रशस्त्र लेख से होता है।
चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। जो चौहान थे वह किस शासकों के सामंत थे? तो प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपतिराज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। और इसमें अब हम लोग देखते हैं लोग इसमें कौन-कौन से शासक हुए थे। तो जिसमें सबसे पहला शासक है अजय राज। अजय राज की बात की जाए तो अजय राज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बना। वह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। यानी कि जो यह अजय राज था, यह किसका पुत्र था? तो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। उसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजय राज के द्वारा की गई थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्णोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया था। उसके बाद अगला शासक है बिग्रह राज चतुर्थ या इसे बिसल देव के नाम से भी जाना जाता है। और इसका शासनकाल 1153 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। बिसल देव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना सामंत बनाना था। बिसल देव विजेता होने के साथ साथ यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। बीसल देव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। उसके दरबार में कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव रहते थे। जो यह कथा सरित सागर है, इसके रचयिता कौन है? तो सोमदेव हैं, जिन्होंने बीसल देव के सम्मान में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना की। उसके बाद अगला शासक होता है पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल 1178 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा था। पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। वह चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था। यह जो पृथ्वीराज चौहान था या पृथ्वीराज तृतीय या इसे राय पिथौरा भी कहते हैं, यह किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण किया। इसने यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो दिल्ली को बनाया था। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध संघर्ष। उसके बाद अगला टॉपिक है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन काल में जो युद्ध संघर्ष हुए थे उसके बारे में अध्ययन करते हैं लोग। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया। संभवतः परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। 1191 ये इंपॉर्टेंट है और 1192 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। प्रथम में जो तराइन का युद्ध हुआ था, वह युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी के पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, यानी कि मारा नहीं था। अगर बात की जाए कि प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच पुनः युद्ध हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। उसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ, यानी कि पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हुए तथा उसे बंदी बनाकर कुछ समय के बाद उसकी हत्या कर दी गई। यानी कि जो आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी उन्हें मार देता है बाद में। नोट पॉइंट है कि पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक के अपभ्रंश से महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। कालांतर में गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। उसके बाद ये अगला वंश है जजाक भुक्ति का चंदेल वंश। कहाँ का चंदेल वंश? तो जजाक भुक्ति का चंदेल वंश। जजाक भुक्ति यह अभी वर्तमान नाम इसका अगर बात की जाए जजाक भुक्ति का, तो बुंदेलखंड है। जजाक भुक्ति में नवीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। चंदेल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नन्नुक के द्वारा की गई थी। उसकी राजधानी खजुराहो थी। नन्नू के पौत्र जय शक्ति अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जजाक भुक्ति कहलाया।
और इसमें यानी कि चंदेल वंश में कौन-कौन से शासक हुए थे? तो प्रमुख शासक में यशोवर्मन। यशोवर्मन सबसे पहला है जिसका शासनकाल 925 ईस्वी से लेकर 950 ईस्वी तक रहा था। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। यह किस प्रकार का शासक था? तो यह एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने मालवा, चेदी और ये महाकौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया। यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी कि चतुर्भुज मंदिर, इसे जो यह मंदिर है इसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो खजुराहो का विष्णु मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। इसके अतिरिक्त उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया। उसके बाद अगला शासक है धंगदेव। धंगदेव का शासनकाल 950 ईस्वी से लेकर 1002 ईस्वी तक रहा था। धंग यशोवर्मन का पुत्र था। उसे प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है। कालिंजर को उसने अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो धंगदेव था वह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो कालिंजर को बनाया था। ग्वालियर की विजय धंग की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी। उसने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता भेजी तथा उसके विरुद्ध बने हिंदू राजाओं के संग में सम्मिलित हुआ। धंग ने खजुराहो में जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यानी कि जीननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो धंगदेव के द्वारा करवाया गया था। धंग के शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला का एक अनोखा उदाहरण है। धंग के बाद उसका पुत्र गंडदेव राजा हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो धंग देव था उसके बाद कौन राजा हुआ था? तो उसका जो पुत्र था गंडदेव वही राजा हुआ था। धंग के पश्चात उसका पुत्र गंडदेव चंदेल वंश का शासक बना। उसने 1002 ईस्वी से लेकर 1019 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद अगला शासक बनता है विद्याधर का अगर शासनकाल की बात की जाए तो 1019 ईस्वी से लेकर 1029 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। विद्याधर गंडदेव का पुत्र था जो चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मुसलमान लेखक उसके नाम का उल्लेख चंद्र तथा विद्या नाम से करते वीरा नाम से करते हैं। विद्याधर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ था। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचूरी शासक गांगेदेव को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव। ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमर्दी देव अथवा परमल था। यानी कि परमर्दी देव का अगर अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम परमल भी था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिल गया। उसके बाद अगला वंश है मालवा का परमार वंश। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी, यहाँ पे 9वीं होना चाहिए, 9वीं शताब्दी के आरंभ में नर्मदा नदी के उत्तर यानी कि मालवा प्राचीन अवंती, इसका नाम पुराना नाम बात की जाए तो प्राचीन अवंती जो था उसी का वर्तमान नाम मालवा है। मालवा क्षेत्र में उपेंद्र तथा कृष्ण राज्य द्वारा हुआ था। इस वंश के शासक के प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सियक अथवा श्री हर्ष था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। परमार वंशों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? तो उज्जैन थी, जो बाद में थार हो गई। कहाँ पे हो गई? थार हो गई। अब इस वंश में प्रमुख के शासक कौन कौन से हुए थे? तो वाकपति मुंजे मालवा में परमारों की शक्ति का उत्कर्ष वाकपति मुंज के समय में प्रारंभ हुआ। वह मुंज कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने धार में मुंज सागर झील का निर्माण कराया। मुंज सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो वाकपति मुंज के द्वारा कराया गया था। और कहाँ पे? तो थार में कराया गया था। कहाँ पे? धार में कराया गया था।
मुंज ने श्री बल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। यानी कि जो मुंज था वह यह वाकपति मुंज था। यह कौन सी उपाधि धारण किया था? तो श्री बल्लभ की उपाधि, पृथ्वी वल्लभ की उपाधि और अमोघ वर्ष आदि की उपाधियां धारण की थी। कौथेम दान पत्र से विदित होता है कि वाकपति मुंज ने हूनों को भी पराजित किया था। मुंज सफल विजेता होने के साथ ही, जो वाकपति मुंज था वह सफल विजेता होने के साथ ही कवियों एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा हलायुध आदि विद्वान थे। इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे? तो पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक और हलायुध आदि विद्वान रहते थे। उसके बाद ही अगला शासक ये बनता है राजा भोज। भोज मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। जो यह राजा भोज था यह मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो राजा भोज था यह किस वंश से संबंधित है? तो यह परमार वंश से संबंधित है। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने तुरुस्को यानी कि तुर्कों को पराजित किया तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। किसे अपनी राजधानी बनाया? तो धार को अपनी राजधानी बनाया। राजा भोज ने नौ शाहसांक अर्थात नौ विक्रमादित्य की पदवी धारण की। यानी कि इसकी उपाधि धारण किया था नौ विक्रमादित्य, या इसे ही नौ विक्रमादित्य कहा जाता है। नौ शाहसांको उसने 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी के विरुद्ध शाही शासक आनंदपाल को सैनिक सहायता दी थी। भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात था। यानी कि इसने कविराज की भी उपाधि धारण किया था। कहा जाता है कि उसने विविध विषय यानी कि चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज द्वारा यानी कि राजा भोज द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वस्व तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांगण सूत्रधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, नाम मालिका अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये सब जो ग्रंथ है इस शासक के द्वारा लिखा गया है, तो राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नगर बसाया तथा एक बड़े भोजसर नामक तालाब को निर्मित करवाया। नेक्स्ट है कि गुजरात यानी कि अहिलवाड़ का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश से। नेक्स्ट वंश का नाम क्या है? सोलंकी वंश से। चालुक्यों की उत्पत्ति का विषय अत्यंत ही विवादास्पद है। वरामहीर की बृहत संहिता में इन्हें शूलिक जाति का माना गया है। जबकि पृथ्वीराज रासो ने इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से बताई है। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। अब इससे जो यह वंश था चालुक्य वंश या सोलंकी वंश से, इसमें कौन कौन से प्रमुख के शासक थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं लोग। जिसमें सबसे पहला शासक आता है भीम प्रथम का शासनकाल 1022 ईस्वी से लेकर 1064 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक यह शासन किया था? तो 1022 ईस्वी से लेकर 1064 ईस्वी तक यह शासन किया था। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ। उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। यानी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तथा उसे नष्ट कर दिया। भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को जो पहले लकड़ी और फिर ईंटों द्वारा निर्मित था, पत्थर से निर्मित करवाया। यानी कि जो सोमनाथ मंदिर था आक्रमण के समय वह किस चीज का बना था? तो लकड़ी एवं ईंटों का बना था। और आक्रमण के बाद जब उसे महमूद गजनवी के द्वारा नष्ट कर दिया गया तो उसे भीम प्रथम ने पत्थर से निर्मित करवाया। भीम प्रथम के सेनानायक बीमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो यह दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बीमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और जो बीमल शाह था यह कौन था? तो यह भीम प्रथम के सेनानायक थे।
नोट पॉइंट है कि सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने करवाया। उसके बाद ये अगला शासक है जयसिंह। इसे सिद्धराज के नाम से भी जाना जाता है, या इसका अन्य नाम सिद्धराज भी है। और इसका शासनकाल 1094 ईस्वी से लेकर 1143, यहाँ पे आपका 1143 होना चाहिए। 1094 ईस्वी से लेकर 1143 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि ग्रहण की। वह पराक्रमी तथा वीर होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में रहते थे। जो हेमचंद्र थे या किसके दरबार में रहते थे, तो सिद्धराज के दरबार में या जयसिंह के दरबार में। आबू पर्वत पर उसने एक मंडप का निर्माण करवाया, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित किया। उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल का मंदिर बनवाया। सिद्धराज स्वयं था। जो सिद्धराज था वह क्या था, तो वह शैव को मानने वाला था, लेकिन जैन विद्वान हेमचंद्र का सम्मान करता था। उसके बाद अगला शासक होता है कुमारपाल, और कुमारपाल का शासनकाल 1143 ईस्वी से लेकर 1172 ईस्वी तक रहता है। कुमारपाल एक महत्वाकांक्षी शासक था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र ने उसे जैन धर्म में दीक्षित किया था। इसके पश्चात ये परम अरहते की उपाधि धारण की और संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांतों को क्रियान्वित किया। जैन परंपरा के अनुसार कुमारपाल ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में पशु हत्या, मद्यपान एवं धूत क्रीड़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। कुमारपाल ने सोमनाथ मंदिर का अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया था। कुमारपाल ने ही सोमनाथ मंदिर का जो अंतिम रूप से पुनर्निर्माण था वह करवाया तथा जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना की। कुमारपाल चरित्र नामक एक काव्य में जयसिंह नामक एक कवि ने उसका यशोगान किया है। उसके बाद ही अगला शासक होता है अजयपाल की शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1172 ईस्वी से लेकर 1176 ईस्वी तक रहता है। कुमारपाल था यह कुमारपाल का उत्तराधिकारी था। उसके शासनकाल में शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृहयुद्ध आरंभ हो गया, जिसके कारण अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। उसके बाद इस वंश में अन्य शासकों को देखते हैं लोग कि इस वंश में और अन्य कौन कौन से शासक हैं। तो मूल राज्य द्वितीय, इसका शासनकाल 1176 ईस्वी से लेकर 1178 ईस्वी तक रहा था तथा भीम द्वितीय, इसका शासनकाल 1178 ईस्वी से लेकर 1195 ईस्वी तक रहा था। इस वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। मूल राज्य द्वितीय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो मूल राज्य द्वितीय था उसने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मुहम्मद गौरी को हराया। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह भीम द्वितीय था। उसने चालुक्य शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलवाड़े पर अधिकार कर लिया। गुप्तोत्तरकालीन अन्य राजवंश, यानी कि जो गुप्तोत्तरकालीन और कौन कौन से राजवंश है, तो जिसमें सबसे पहला है गौड़ बंगाल का प्रमुख राजवंश था। यह कहाँ का प्रमुख राजवंश था, तो यह बंगाल का प्रमुख राजवंश था। बंगाल में गौड़ राजपूतों का लंबे समय तक शासन रहा। शशांक जो राजा था यह गौड़ वंश का सबसे प्रतापी राजा था। जो शशांक था यह किस वंश से संबंधित था, तो गौड़ वंश का यह सबसे प्रतापी राजा था। वह सम्राट हर्षवर्धन यानी कि जो शशांक था वह हर्षवर्धन का समकालीन था तथा संपूर्ण भारत पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता था। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध किया था। इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया, यानी कि जो शशांक था वह हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध यानी कि मार दिया था। और उसके पश्चात यानी कि उसी के फलस्वरूप हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और उसकी महत्वाकांक्षाओं को बंगाल तक सीमित कर दिया। शशांक के बाद गौड़ वंश का पतन हो गया। बाद में इसी वंश के किसी क्षत्रिय ने बंगाल में समृद्ध और शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी।
पाल वंश के अनेक शिलालेखों तथा अन्य दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि ये विशुद्ध सूर्यवंशी थे। ये कौन थे? तो सूर्यवंशी थे। लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने के कारण ब्राह्मणवादियों ने चंद्रगुप्त तथा अशोक महान की तरह इन्हें भी शूद्र घोषित करने का प्रयास किया है। नोट पॉइंट ये दिया गया है, नोट पॉइंट देखते हैं लोग कि एक अन्य मान्यता के अनुसार बंगाल का शासक शशांके सन 602 ईस्वी से लेकर 620 ईस्वी ब्राह्मण धर्म के शैव संप्रदाय का अनुयायी था। यह जो नोट पॉइंट दिया गया है, यह किसी अन्य मान्यता के अनुसार बताया गया है कि जो शशांक था वह शैव संप्रदाय का अनुयायी था। और किससे संप्रदाय का अनुयायी था? तो शैव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवा दी। बल्लभी के मैत्रक वंश से उसके बाद अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बल्लभी के मैत्रक वंश से। मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? मैत्रक के वंश की स्थापना तो भट्टारक के द्वारा। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे, यानी कि ये भी जो वंश था यह सामंत थे। भट्टारक ने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और बल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि जो मैत्रक वंश था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बल्लभी इसकी राजधानी थी। इस वंश के शासक शिलादित्य प्रथम के शासनकाल में यह वंश बहुत ही प्रभावशाली हो गया था। इस वंश का शासन मालवा यानी कि वर्तमान मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी फैल गया था। लेकिन बाद में मैत्रों को दक्कन के चालुक्यों और कनौज के शासक हर्ष से पराजित होना पड़ा। इस वंश के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। भट्टारक और उसके उत्तराधिकारी धार्मिक संस्थानों की महान संरक्षक थे। बल्लभी बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि इस काल में अगर बात किया जाए तो जो बल्लभी था वह बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक कलचुरी या चेदी वंश से। अगला कौन सा शासन है वंश है? तो कलचुरी या चेदी वंश से। कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की थी। कलचुरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोकल प्रथम के द्वारा की गई थी। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। गांगेय देव का जो शासनकाल था वह 1019 ईस्वी से लेकर 1040 ईस्वी तक रहा था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 1181 ईस्वी तक आते आते अज्ञात कारणों से इस वंश का पतन हो गया। कलचुरी शासक के त्रैकूटे सॉरी कलचुरी शासक के त्रैकूटक संवत का प्रयोग करते थे जो 248 या 49 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। यानी कि अगर बात की जाए कि कलचुरी जो शासक थे वह किस संवत का प्रयोग करते थे? तो त्रैकूटक संवत का वह प्रयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट वंश है पूर्वी गंगवंश। नेक्स्ट वंश का नाम क्या है? पूर्वी गंगवंश। पूर्वी गंगवंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा अनंत वर्मा चोड़गंग था। उसने 976 ईस्वी से लेकर 1048 ईस्वी तक के शासन किया। यानी कि अनंत वर्मा का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 976 ईस्वी से लेकर 1048 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। पूर्वी गंगवंश के शासक धर्म एवं कला के महान संरक्षक थे। अनंत वर्मा चोड़गंग, ये इसका पूरा नाम है। अनंत वर्मा चोड़गंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अनंत वर्मा चोड़गंग के द्वारा कराया गया था। इसके अलावा पूर्वी गंगवंश के शासकों के द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भी विश्व विख्यात है। यानी कि जो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण इन्हीं पूर्वी गंगवंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। उनकी राजधानी का नाम कलिंग नगर था। इनकी यानी कि पूर्वी गंगवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग नगर थे, जो वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुख लिंगम है। अभी वर्तमान इसका नाम क्या है? तो श्रीमुख लिंगम है। उसके बाद ही अगला वंश है काकतीय वंश। अगला वंश का नाम क्या है? काकतीय वंश। कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंतों के रूप में अपने राज्य का शासन करते थे। चालुक्य साम्राज्य के विघटन काल में काकतीय वंशी पुरोल द्वितीय ने अपने को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कर लिया तथा उसने गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। रुद्र प्रथम ने वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया। काकतीय राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वारंगल थी और
यह जो वारंगल राजधानी थी किसके द्वारा बनवाया गया था? तो रुद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। रुद्र प्रथम काकतीय वंश है। काकतीय वंश के सबसे योग्य व साहसी राजाओं में से एक था। उसने अपने राज्य की सीमा का बहुत ही विस्तार किया। रुद्र प्रथम के बाद महादेव, रुद्र प्रथम के बाद महादेव व गणपति शासक बने। गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया था। उसने विभिन्न बाधक तटकरों को समाप्त कर दिया। मोटी पल्लू, मोटू मोटू पल्ली यानी कि यह कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश। मोटू पल्ली उसके काल का प्रमुख बंदरगाह यानी कि समुद्र पतन था। यह जो मोटू पल्ली था यह किससे शासक के काल का यह प्रमुख बंदरगाह था। तो यह रुद्र प्रथम के काल का प्रमुख बंदरगाह था। जो बंदरगाह है इसका प्राचीन नाम यानी कि समुद्र पतन भी कहा जाता है। उसके बाद अगला वंश है होयसल वंश। होयसल वंश देवगिरी, देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसलिए इस वंश के राजाओं ने उत्तरकर्ण लेखों में अपने को यादव कुलती यादव कुलतिलकय यादव कुलतिलकय कहा है। क्या कहा है? यादव कुलतिलकय कहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने द्वार समुद्र आधुनिक हलेबीड द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया। होयसल कुल का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो होयसल कुल या होयसल वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय था। होयसल राजाओं का काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। उनके काल में मंदिर निर्माण की एक नई शैली का विकास हुआ। इन मंदिरों का निर्माण भवन के समान ऊंचे ठोस चबूतरे पर किया जाता था। चबूतरों तथा दीवारों पर हाथियों, अश्वारोहियों, हंसों, राक्षसों तथा पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई जाती थी। विष्णुवर्धन के शासनकाल में बना होयलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो विष्णुवर्धन था या विष्णुवर्धन के शासनकाल में बना होयलेश्वर का प्राचीन मंदिर क्या है? तो यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्तोत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। उस समय की यानी कि अव्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे चर्चा करते हैं लोग। सामंतवाद का विकास तथा राजनीतिक विकेंद्रीकरण इस काल की एक प्रमुख विशेषता थे। इस काल में राजतंत्र सैद्धांतिक के रूप से अनियंत्रित अथवा निरंकुश था। सामंतवाद के विकास से केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई जबकि प्रांतीय व स्थानीय सत्ता मजबूत हुई। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए अनेक मंत्री एवं पदाधिकारी होते थे। पाल, सेन, चंदेल, चौहान तथा कलचुरी अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि इनने जितने सारे वंश थे जैसे पाल था, सेन वंश था, चंदेल वंश था, चौहान वंश था तथा जो कलचुरी वंश था इनके अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न स्तरों में विभाजित थी। हर स्तर पर विभिन्न प्रकार के अधिकारी मौजूद थे। थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद पूर्व की व्यवस्थाएं चलती रहीं। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था यानी कि गुप्तोत्तर कालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, जिसमें सबसे पहला है कृषि। इस काल में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार थी। नीति वाक्यामृत में अनेक प्रकार के संग्रहों में धान्य संग्रह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को उनकी सेवाओं के बदले भूक्षेत्र यानी कि जमीन प्रदान करने से सामंतवाद का उदय हुआ। यद्यपि भूमि दान की प्रथा का आरंभ सातवाहन काल में हुआ था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो भूमि दान की प्रथा थी उसका प्रारंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो वह सातवाहन काल में हुआ था। बृहत संहिता एवं अमरकोश जैसे छठी शताब्दी के ग्रंथों में कृषि, फलों एवं बगानों पर अलग से अध्याय देकर उसे समझाया गया है। अभिधान रत्नमाला नामक ग्रंथ में तत्कालीन समय में बोए एवं उपजाए जाने वाले विभिन्न अनाजों का वर्णन है। उत्पादकता के हिसाब से भूमि का वर्गीकरण किया गया है। तो अगर बात ही किया जाए यानी कि यह जो वर्गीकरण है किसके आधार पर किया गया है? तो उत्पादकता के आधार पर किया गया है। जिसमें सबसे पहले है वाहित भूमि कैसी भूमि होती थी? वह भूमि जिसमें बोया जाता था, वह भूमि जिसमें यानी कि खेती की जाती थी उसे वाहित भूमि कहा जाता था। अकृष्ट भूमि जिसमें खेती ना की गई हो यानी कि वैसी भूमि जिसमें खेती ना की गई हो। ऊसर भूमि जहाँ बीज ना उगता हो यानी कि बंजर हो।
खील पड़ती, जिस भूमि को जोता नहीं जाता था उसे खील पड़ती कहा जाता था। उसके बाद है शाक्त, शाक्त भूमि, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि को शाक्त भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है कर व्यवस्था। गुप्तोत्तर कालीन में जो कर व्यवस्था थी वह किस प्रकार थी? तो भूमि कर सिद्धांत जमीन की उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के आधार पर 1/12 से लेकर 5/6 भाग तक निर्धारित होता था। करों का संग्रह गांव का मुखिया करता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो यह कर थे या टैक्स थे उनका संग्रह कौन करता था? तो गांव का मुखिया करता था। इस काल के प्रमुख कर थे, यानी कि इस काल में गुप्तोत्तर कालीन में कौन कौन से कर लगाए जाते थे? तो सबसे पहला है भाग, उसके बाद है भोग, भोग के बाद है हिरण्य, उसके बाद है परस्थ, उसके बाद है ऊपरी कर। तो जो भाग, भोग नहीं होगा यहाँ पे, भाग ये कैसा कर था? तो उपज का हिस्सा, यानी कि यह एक प्रकार का भूमि कर था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो भाग है यह किस प्रकार का कर था? तो यह भूमि कर था। जो भोग था यह फल, फूल, लकड़ी आदि उपहार स्वरूप राजा को प्रदान करना। ऋण है नगद रूप में वसूल किया जाने वाला कर, यह अतिरिक्त कर था, यानी कि नगद रूप से वसूल किया जाता था ऋण को। परास्त जो था यह अधिकारियों का हिस्सा होता था। ऊपरी कर अस्थायी कृषकों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था? तो ऊपरी कर कहलाता था। भूमि मापन के लिए कुछ लोक प्रचलित मापक है, जैसे निर्वर्तन, पट्टिक हल, पातक, खरी वाप, कुल्य वाप, द्रोण वाप, आड़ वाप, खंडुक वाप और नालिक वाप। ये सब क्या थे? तो भूमि मापन के लिए ये प्रचलित मापक थे। चंदेल एवं परमार शासकों ने बड़ी बड़ी झीलों तथा तालाबों का निर्माण करवाया था। संस्कृत ग्रंथों में अर्घट, यानी कि रहट, संस्कृत ग्रंथों में ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत ग्रंथों में अर्घट या रहट का उल्लेख है। सिंचाई के लिए रहट के प्रयोग का प्रथम उल्लेख गाथा सप्तशती में मिलता है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यह रहट है, सिंचाई के लिए रहट के प्रयोग का प्रथम उल्लेख या प्रथम साक्ष्य किसमें मिलता है? तो गाथा सप्तशती में मिलता है। नेक्स्ट है कि उद्योग एवं व्यापार है। इससे काल के, यानी कि गुप्तोत्तर कालीन के उद्योग एवं व्यापार किस प्रकार थे? तो गुप्तोत्तर काल में व्यापार का ह्रास हुआ, जिसके अनेक कारण थे। चोर डाकुओं के कारण मार्गों का असुरक्षित होना, सामंतवादी प्रवृत्ति बढ़ने के कारण केंद्रीय शक्ति का ह्रास तथा व्यापारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर अधिक चुंगी कर आदि लगाए जाते हैं। इस समय बंगाल मलमल, पान, सुपारी तथा सन, यानी कि सन के लिए मगध एवं कलिंग जो यह था धान चावल के लिए, मालवा गन्ना, अफीम एवं सीपी के लिए, गुजरात जो था यह सूती कपड़े, नील एवं चमड़े की निर्मित वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण क्षेत्र मोती, मूल्यवान पत्थर, चंदन, मसाले आदि के लिए प्रसिद्ध था। भारत के पूर्वी तट पर ताम्री लिप्ति, सप्तग्राम तथा पश्चिमी तट पर देवल, थाना, खंबात एवं भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। ये जो ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम बंदरगाह थे ये पूर्वी तट पे थे, और जो पश्चिमी तट पे थे वह देवल थे, थाना, खंबात एवं भड़ौच प्रमुख बंदरगाह थे। इस काल में वस्त्र उद्योग उत्कृष्ट अवस्था में था। भड़ौच के बने वस्त्र इतने प्रसिद्ध थे कि उन्हें वरोज कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? तो वरोज कहा जाता था। मध्य प्रदेश चुनरी के लिए प्रसिद्ध था। कश्मीर में वस्त्रोद्योग विशेषकर सफेद लिनन का उल्लेख वेनसांग ने किया है। उसके बाद ही अगला टॉपिक है मुद्रा, यानी कि गुप्तोत्तर कालीन मुद्रा व्यवस्था कैसी थी? तो पूर्व मध्यकाल में सिक्कों का उपयोग कम हो गया था। व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। व्यापार का माध्यम कैसा था? तो वस्तु विनिमय था। साधारण लेन देन और व्यापार कौड़ियों के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से व्यापार किया जाता था? तो कौड़ियों के माध्यम से होता था, जिन्हें प्रतिहार अभिलेखों में कपर्दक ये कहा गया है। सोने के सिक्कों की मात्रा बहुत कम थी। अधिकांश सिक्के चांदी एवं तांबे के थे। अधिकांश सिक्के किसके बने होते थे? तो चांदी एवं तांबे के बने होते थे। पाल एवं सेन राजाओं में केवल देवपाल के 6 सोने के सिक्के मिले हैं। गुजरात के चालुक्यों में केवल जयसिंह सिद्धराज का एक सोने का सिक्का मिला है। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सबसे पहला है वर्ण व्यवस्था। गुप्तोत्तर काल में भारत में 2 सशक्त सामाजिक धाराएं प्रभावित हुई। पहली विदेशी जातियों का आत्मसातीकरण तथा दूसरी जाति प्रथा की कठोरता। परंपरागत रूप से समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इस युग की महत्वपूर्ण घटना राजपूतों का अभ्युदय है, जिन्होंने प्राचीन क्षत्रियों का स्थान ले लिया।
वाणिज्य व्यापार में गिरावट के कारण वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई, यानी कि व्यापारियों की स्थिति में गिरावट आई। उनके लिए कृषि, व्यापार, पशुपालन जैसे व्यवसाय व्यवसाय निर्दिष्ट किए गए। अल बरूनी ने वैश्यों एवं शूद्रों में कोई अंतर नहीं पाया। वैश्यों का शूद्रों के रूप में मूल्यांकन तथा शूद्रों को कृषकों के रूप में परिवर्तन हुआ। उसके बाद है शूद्रों की स्थिति, यानी कि इस काल में शूद्रों की स्थिति किस प्रकार थी। समाज में शूद्रों की संख्या सर्वाधिक थी, यानी कि इस समाज में शूद्रों की जो संख्या थी वह सर्वाधिक थी। इस काल में अस्पृश्य जातियों की संख्या तथा अस्पृश्यता की भावना में वृद्धि हुई। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि कृषि कार्य का आमतौर पर शूद्रों के द्वारा किया जाना, यानी कि कृषि कार्य जो होता था वह आमतौर पर कौन करते थे, तो शूद्रों के द्वारा किया जाता था। शूद्रों में कुछ वर्ण संकर जातियां भी थी। याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित मीमांसा के अनुसार अनुलोम एवं प्रतिलोम विभागों के परिणाम स्वरूप अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई। अनुलोम जातियां द्विज जातियां थी, इसलिए उन्हें यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार था। इस काल में जन्मी वर्ण संकर जातियों में कायस्थ सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सबसे निम्न जाति अं- अंत्यज थी। सबसे निम्न जाति कौन थी, तो अंत्यज थी, जिनमें सर्वाधिक निम्न चंडाल थे, यानी कि उसमें भी सब उस इस अंत्यज में अगर बात की जाए तो कौन सबसे सर्वाधिक निम्न थे, तो चंडाल थे। नेक्स्ट टॉपिक है स्त्रियों की स्थिति। इस समय स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, तो गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उच्च कुल की स्त्रियां प्रशासन के कार्य में भागीदारी निभाती थी। कल्याणी के चालुक्यों की राजकुमारियां प्रदेशों की शासिका थी। काकतीय रानी रुद्रमा ने काकतीय राजवंश पर लंबे समय तक शासन किया। शासन में उत्कृष्ट सफलता के लिए वेनिस यात्री मार्को पोलो ने उसकी प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की, तो आपका रुद्रमा देवी की प्रशंसा की थी। और किसने की थी, तो मार्को पोलो ने। और यह कहाँ का यात्री था, तो वेनिस का यात्री था। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का अत्यधिक विकास हुआ। अपरार के विज्ञानेश्वर आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की प्रशंसा की है, जबकि मेधातिथि ने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की है। जो मेधातिथि थे, इन्होंने सती प्रथा की कड़ी आलोचना की, और जो अपरार के और विज्ञानेश्वर जो थे वह यानी कि आदि निबंधकारों ने सती प्रथा की क्या की थी, तो प्रशंसा की थी। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा और जौहर प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने स्त्रियों की सामान्य स्थिति में गिरावट ला दी। समाज में गणिकाओं, वैश्याओं और देवदासियों का भी एक वर्ग था। नेक्स्ट टॉपिक है दासों की स्थिति। गुप्तोत्तर काल में दासों की स्थिति किस प्रकार थी, तो पूर्व मध्यकाल या गुप्तोत्तर काल में दास प्रथा में वृद्धि हुई। इन्हें किसी सामाजिक वर्ग के रूप में नहीं माना गया था। दासों की स्थिति अंत्यजों तथा तिरस्कृत तिरस्कृत तिरस- तिरस्कृत जातियों से अच्छी थी। दासियों को दान में देने की प्रथा इस काल में बहुत प्रचलित हो गई थी। बौद्ध मठों और मंदिरों को दास से दान के रूप में दिए जाते थे। विज्ञानेश्वर के अनुसार ऋण ना चुका सकने, यानी कि विज्ञानेश्वर के अनुसार ऋण ना चुका सकने के कारण ऋणी स्वयं को ऋणदाता का दास बना लेता था। दास प्राय घरेलू कामों में भी लगाए जाते थे। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक स्थिति। गुप्तोत्तर काल के धार्मिक स्थिति अब अध्ययन करते हैं लोग। तो गुप्तोत्तर काल में वैष्णव बौद्ध एवं जैन सभी धर्मों का समाज में स्थान था। शक्ति पूजा इस काल में बहुत व्यापक की हो गई। पूजा और भक्ति दोनों ही तांत्रिक धर्म के अभिन्न तत्व बन गए। शैव धर्म पाशुपति, कपालिक, अघोरी, लिंगायत, शैवादत्त आदि अनेक उप संप्रदायों में विभाजित था। कपालिकों ने नरबलि प्रथा की कपालिकों में जो कपालिक थे, इनमें नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। बुद्ध एवं जैन को विष्णु का अवतार माना जाने लगा, यानी कि इस काल में बुद्ध एवं जैन को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। ईश्वरीय संप्रदायों में शक्ति परम देवता के अर्धांगिनी के रूप में संसार में प्रचलित हो गई। दुर्गा की उपासना का श्रेय मार्कंडेय पुराण को है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो दुर्गा माता है, दुर्गा की उपासना का श्रेय किस पुराण को जाता है, तो मार्कंडेय पुराण को है। बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, व्रजयान, सहजयान आदि रूप धारण कर लिए थे। हर्ष तथा पालो ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था।
बंगाल के सेन शासक विश्वरूप सेन तथा केशव सेन सूर्योपासक होने के कारण परमशोर पदवी से विभूषित किए गए। नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। गुप्तोत्तर काल की कला एवं संस्कृति। गुप्तोत्तर काल की वास्तुकला की मुख्य कृतियां मंदिर है। भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने इसकी 3 शैलियां निर्धारित की हैं। पहली है नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली और तीसरी है बेसर शैली। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग के नागर शैली, द्रविड़ शैली और यानी कि 3 प्रकार की जो मंदिर शैली होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे लोग। और जो 10वां लेसन हम लोग कवर किए थे लोग उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। नागर शैली यह क्या होता है? नागर शैली या किस क्षेत्र में पनपी थी? तो नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश, हिमालय से कहाँ तक? तो हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई। नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? तो चतुष्कोणीय होते हैं। इस शैली के मंदिरों के शिखरों में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण इसे रेखीय शिखर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रेखीय शिखर कहते हैं। वर्गाकार तथा ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषताएं हैं। अब यानी कि जो नागर शैली है इस शैली के अंतर्गत कौन कौन से मंदिरों का निर्माण किया उसके बारे में देखते हैं लोग। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें सबसे फेमस मंदिर है आपका लिंगराज मंदिर। और यह कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, इसे कोणार्क के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है। कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह माउंट आबू पर्वत पे है। कहाँ पे? माउंट आबू में आदि स्थित है। उसके बाद है द्राविड़ शैली का विस्तार। इसका विस्तार कृष्णा तथा कन्याकुमारी अंतरीप के बीच अर्थात आधुनिक तमिलनाडु प्रदेश में है। यानी कि द्राविड़ शैली का विस्तार अभी वर्तमान की बात किया जाए कि वर्तमान में कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु प्रदेश में। इस शैली के मंदिरों की बनावट की विशेषता वर्गाकार गर्भगृह पर पिरामिड नुमा अर्थात ऊपर की ओर आकार में छोटी हुई मंजिलों का बना शिखर। इसका शीर्ष 8 या 6, इसका जो शीर्ष होता है 8 या 6 कोणों के गुंबद के आकार का होता है। पल्लव चालुक्य चोल एवं पांडे पल्लव राजाओं, चालुक्य, चोल एवं पांडे शासकों के शासनकाल में मुख्यतः इस शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। महाबलीपुरम और कांची के मंदिर, वातापी तथा ऐहोल के मंदिर, तंजौर का राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर इस शैली के मंदिर के प्रमुख उदाहरण है। यानी कि जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे लोग कि जो महाबलीपुरम का हो गया मंदिर, कांची का मंदिर, वातापी तथा ऐहोल का मंदिर और तंजौर का राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, यह जो मंदिर है यह द्रविड़ शैली का उदाहरण है। उसके बाद है बेसर शैली का विस्तार। इसका विस्तार बिंद और कृष्णा के बीच में है। इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। यानी कि बेसर शैली को बृंद और कृष्णा का जो क्षेत्र है इसे दक्षिणावर्त भी कहा जाता है। बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रण है। यानी कि इन दोनों को मिश्रित करके इस शैली के मंदिरों का निर्माण किया जाता है। बेसर शैली के मंदिरों में देउल, गर्भगृह और जगमोहन यानी कि सभामंडल होता है। इस शैली के मंदिर अर्ध गोलाकार होते हैं। इस शैली के यानी कि बेसर शैली के मंदिर किस प्रकार के होते हैं? तो अर्ध गोलाकार होते हैं। होयसल राष्ट्रकूट काल के ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, आदि बेसर शैली से निर्मित है। यानी कि बेसर शैली में इनका निर्माण हुआ है। उसके बाद यानी कि हम लोग का जो 10वां लेसन है इस प्रकार समाप्त होता है। और अब हम लोग अभ्यास से प्रश्न प्रीवियस ईयर के माध्यम से देखते लो। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए। पहला है नन्नुक और एक तरफ राजवंश दिए गए, यानी कि एक तरफ राजा दिए गए और एक तरफ उनका राजवंश दिया गया है। तो नन्नु की बात की जाए तो ये चंदेल शासक थे। जो नन्नुक है यह किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल वंश से संबंधित थे। जय शक्ति यह जो है गलत है। जय शक्ति का संबंध की बात की जाए तो इनका भी संबंध चंदेल से था। जय शक्ति का संबंध भी कैसे था? चंदेल वंश से था। उसके बाद है नाग भट्ट द्वितीय यह जो कथन है यह सत्य है। इनका संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से था। उसके बाद है भोज, जो राजा भोज थे इनका संबंध परमार वंश से था, राष्ट्रकूट वंश से नहीं था। इनका संबंध किससे हो जाएगा? परमार वंश से हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्म में से कितने सही? यहाँ पे सही सुमेलित है तो केवल 2 युग्म सुमेलित है। कौन कौन से? तो आपका पहला युग्म सुमेलित है और तीसरा युग्म सुमेलित है।
दूसरा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक के उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इनमें से जो मगध के गुप्त थे, इनका भी शासन रहा था। मालवा के जो परमार थे, इनका शासन नहीं रहा था। और थानेश्वर के पुष्यभूतियों का भी शासन रहा था। कनौज के मौखरी का भी शासन रहा था। देवगिरी के यादव का शासन नहीं रहा था। और बल्लभी के मैत्रकों का भी शासन रहा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर की बात की जाए 1 3 4 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कनौज के मौखरी और बल्लभी के मैत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें सबसे पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा है महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। इसके व्याख्या की बात किया जाए तो सबसे पहला हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी कि ये आपका पहले स्थान पर जाएगा। तो महेंद्र वर्मन की बात की जाए तो ये जो महेंद्र वर्मन का शासनकाल था, या कितने दिनों तक इन्होंने शासन किया था, तो लगभग 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद है गोपाल के शासनकाल की बात करें, यानी कि गोपाल द्वारा पाल राजवंश की जो स्थापना हुई थी वह 750 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 750 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। राजा भोज की अगर शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक रहा था। और उसके बाद है तीसरा नंबर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। परांतक प्रथम के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना तो की गई थी, परंतु अगर बात किया जाए इनके शासनकाल के परांतक प्रथम की, तो इनका जो शासनकाल रहा था 907 ईस्वी से लेकर 955 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। तो उपरोक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम में क्या है? तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो 2 4 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो जो हुंडी था वो क्या था? तो यह विनिमय पत्र एक प्रकार का हुंडी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? यानी कि इनमें से जो कौन सा बंदरगाह है या समुद्र पतन है जो काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? तो जो मोटू पल्ली है वह काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में सभ्य अर्घटा है किसे निरूपित करता है? तो अर्घटा जो शब्द है वह भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को यह निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट है, सातवां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती अवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो सामंती अवस्था के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व में शामिल है। उसके बाद है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना, ये भी सामंती अवस्था का अनिवार्य तत्व में शामिल है। बाकी जो ये पहला है, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, ये अनिवार्य तत्व में शामिल नहीं है। अगर सातवां नंबर आंसर की बात की जाए क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चवांग यानी कि वेनसांग, यह जो इसका नाम है, चीनी नाम है युआन चवांग, और ये यहाँ पे भारत में से वेनसांग के नाम से ही जाना जाता है। वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। तो जिसमें सबसे पहला कथन कर रहा है कि सड़क और नदी मार्ग के लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित है। तो यह जो कथन है गलत है। सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। उस समय भी नदी मार्गों में लूटमार की जाती थी। दूसरा कथन है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। यह कथन आपका सत्य है।
तीसरा है व्यापारियों को नौ घाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी कथन आपका सत्य है। यहाँ से उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे कथन जो पूछ रहा है सत्य पूछ रहा है। इसके सही आंसर की बात की जाए तो 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 8वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा है सुमेलित नहीं है। तो ईशान्य वर्मन का संबंध की बात की जाए तो हरहा पाषाण अभिलेख, इनका संबंध हरहा पाषाण अभिलेख से है, यह कथन सत्य है, यानी कि यह मिलान सत्य है। दूसरा है कि शर्यवर्मन का जो संबंध बताया गया है गया ताम्रपत्र, इनका संबंध गया ताम्रपत्र से नहीं है। अगर गया ताम्रपत्र का संबंध की बात की जाए तो यह किस राजा से संबंधित है? तो जीवित गुप्त द्वितीय से जो गया ताम्रपत्र है संबंधित है। तीसरा है जीवित गुप्ता द्वितीय दैव बनार्क अभिलेख, इसका संबंध हो जाएगा ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त्र अभिलेख, ये भी आपका सत्य है, यानी कि जो सत्य नहीं है यह आपका बी नंबर सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो यह जो चोल वंश था त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं बना था। बाकी प्रतिहार्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश ये तीनों त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भे धार्मिक कार्य कराया था? तो हिरण्यगर्भे धार्मिक कार्य दंती दुर्ग के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक है वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिंतु या थियांतु के नाम से, यानी कि यह जो नाम है यह भारत का नाम है और यह जो नाम है चीनी लेखकों के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वरा थी? तो जो यह मिहिर भोज ने आदि वरा की उपाधि धारण की थी। किसके द्वारा? मिहिर भोज के द्वारा आदि वरा की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना की बात की जाए तो पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। पुष्यभूति वंश यानी कि जो वर्धन वंश है इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो 18 नंबर की बात किया जाए तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भड़ौज का भी उपयोग किया जाता था और ताम्र लिपि का भी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। किसमें मिलता है? हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? तो भास्कर जो है यह असम के वर्मन राजवंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? असम का वर्मन राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है कि कलहन की राजतरंगिणी है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन की राजतरंगिणी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जिसमें सबसे पहला कथन कर रहा है कि सामान्य जन चावल तथा उत्पल शाक यानी कि कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। जो सामान्य जन थे वह चावल तथा उत्पल शाक के खाते थे। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसा आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। ये भी कथन आपका बिल्कुल सत्य है। अगर आंसर की बात की जाए इसका तो 1 और 2 दोनों कथन आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे उत्तरमाला यानी कि आंसर शीट दिया गया है, आप लोग यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं।